माना जाता है कि नौकरशाही के काम में एक बड़ी बाधा जो है वो नेताओं के द्वारा पैदा की। जन सामान्य में ये बात कही जाती है कि जब कोई ईमानदार अफसर आता है तो सबसे पहले उसे खराब करने की कोशिश होती है, बिगाड़ने की कोशिश होती है, उसके काम में बाधाएं। तो आपका नेताओं को लेकर क्या है? मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जैसे गाड़ी के दो पहिए की तरह है, अगर दोनों में तालमेल नहीं रहा तो गाड़ी एकदम बेडौल हो जाएगी, नहीं चल पाएगी। नागरिकों की पल्स जो है वो नेता समझता है। कई लोग ये कहते हैं कि नेता गड़बड़ करते हैं, इंटरफेयर करते हैं। मैं ये नहीं मानता। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पॉलिटिकल इंटरवेंशन तो होना ही चाहिए। सर, आपको नहीं लगता कि इस सेवाओं की जो डिग्निटी है, ऑल इंडिया सर्विसेज के कुछ मेंबर्स ने इस सेवाओं की डिग्निटी पर भी चोट पहुंचाई और उस आईएएस अफसर के बंगले से अगर नोटों की गड्डियां बरामद, उस आईएएस अफसर को जेल जाना पड़े, बेल करवानी पड़े, घोटालों में नाम अखबारों में बड़े बड़े छप रहे हैं। मैं चाहूंगा कि एक संदेश भी युवा अधिकारी, देखिए, फेयरनेस और ऑब्जेक्टिविटी को कभी कभी छोड़ देते हैं अधिकारी, पक्षपात करने लग जाते हैं या पॉलिटिकल दबाव में आके काम करने के एक पॉलिटिकल पार्टी से मिल जाते हैं या उसके वो भी नहीं होना चाहिए। मैं ये संदेश जरूर जो हमारे यंग अधिकारियों को देना चाहूंगा कि नमस्कार दोस्तों, द इंडियन ओपिनियन के खास कार्यक्रम लोक सेवक में आज हमारे साथ मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि उत्तर प्रदेश के एक विशिष्ट व्यक्तित्व का समय मिला है। आलोक रंजन साहब, जिन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के माध्यम से 38 वर्षों तक उत्तर प्रदेश के लोगों की सेवा की है, अलग अलग प्रोफाइल में, अलग अलग पदों पर, अलग अलग जनपदों में लाखों लोगों के दिलों में स्मृतियां होंगी। एक सज्जन, संवेदनशील लोक सेवक के रूप में जिन्होंने आलोक रंजन साहब को जाना, कभी उनसे मिले या कहीं भी कोई ऐसा अवसर आया जब उनका सामना हुआ होगा। हम स्वागत करते हैं आलोक रंजन साहब का द इंडियन ओपिनियन के इस कार्यक्रम में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त दिया हमें। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, संक्षेप में आप अपने परिवार के बारे में, अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, माता पिता के बारे में बताएं। देखिए, मेरे फादर भी गवर्नमेंट सर्विस में थे, वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में थे और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के सबसे उच्च पद से रिटायर हुए, जो आईजी फॉरेस्ट उस समय कहा जाता था, अब डायरेक्टर जनरल फॉरेस्ट कहा जाता है भारत सरकार में। और उत्तर प्रदेश के भी प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर रहे थे फॉरेस्ट के। और हमारे 2 भाई हैं और एक सिस्टर हैं। सिस्टर अभी नहीं रही और भाई हमारे बड़े वाले यहीं सेटल हो गए हैं रिटायर होने के बाद। छोटे वाले रिटायर इनकम टैक्स के मेंबर ट्रिब्यूनल हुए थे, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के, वो गुड़गांव में सेटल्ड हैं। और हमारी वाइफ और 2 बच्चे हैं। हमारे बड़ा लड़का जो है शिवम, वो मोटोरोला कंपनी में हेड ऑफ मार्केटिंग है इंडिया और एशिया पैसिफिक का। दूसरा लड़का जो है हमारा शिखर रंजन, वो नोएडा में इस समय पूरा नॉर्थ इंडिया देख रहा है, जोनल हेड है वो मार्केटिंग का एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में। और हमारी वाइफ एक सिंगर हैं और सिंगर के उन्होंने काफ़ी ख्याति हासिल करी है। क्लासिकल म्यूजिक में उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है और टीवी रेडियो पे बहुत सालों से गाया है और उनके वो रिप्यूटेड आर्टिस्ट रही हैं और चैरिटी के लिए बहुत उन्होंने फंक्शंस और प्रोग्राम्स किए हैं। और बाकी जहाँ तक मेरा प्रश्न है वो तो आपने कह दिया इंट्रोडक्शन में। मैं पहले लामाटनिया कॉलेज लखनऊ से मैंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की थी। उसके बाद मैंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स किया, अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया। और उसके बाद मैं एमबीए के लिए आईएम अहमदाबाद के लिए सिलेक्ट हो गया। तो मैंने आईएम अहमदाबाद से एमबीए किया और उसके बाद कुछ महीने प्राइवेट सेक्टर मल्टीनेशनल में भी नौकरी करने के बाद वहाँ से रिज़ाइन करके मैंने सिविल सर्विस का इम्तिहान दिया और पहले ही अटेम्प्ट में मुझे सौभाग्य था कि मैं सेलेक्ट हो गया, आईएएस में आ गया और मुझे उत्तर प्रदेश का ऑर्डर अलॉट हुआ। और उसके बाद ये जैसा आपने खुद ही बताया कि 38 साल का मेरा जीवन ही आईएएस का जीवन रहा। अब आईएएस से रिटायर हो जाने के बाद मैं अपनी एकेडमिक लाइफ कर रहा हूँ, लिखने पढ़ने में। मैंने 4 किताबें लिखी हैं। इसके बाद प्रशासनिक अनुभव को प्रयोग करते हुए किताबें लिखी हैं। मैं समाचार पत्रों में लेख लिखता हूँ अपना पब्लिक पॉलिसी पे, इश्यूज़ पे। 1-2 कंपनीज के बोर्ड में हूँ एज ए डायरेक्टर और पढ़ाने भी जाता हूँ। आईएम लखनऊ में मैंने बच्चों को पढ़ाया भी है, जयपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में भी पढ़ाया है। तो ये सब मेरा इंटरेस्ट रहा है। कितनी खुशी की बात है कि उस जमाने में आपने आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए किया, जब भारत में बहुत से लोग एमबीए का मतलब नहीं जानते थे, बहुत नई चीज थी। किस सन में सर आपने एमबीए क्वालिफाई किया था? मैं 1974 से 1976 का बैच आपका एमबीए का था। ये गौर करने वाली बात है कि 1976 में आप एमबीए थे और उस जमाने में अगर पैसे को प्रायोरिटी देते आप और प्राइवेट सेक्टर की ओर निकल जाते तो शायद अमेरिका, इंग्लैंड जैसे किसी देश में आप सेटल हो गए होते। और क्योंकि उस समय तो मल्टीनेशनल्स को एमबीए भी नहीं मिलते थे आसानी से, बहुत कम थे। एमबीए देश में गिने चुने आईआईएम थे उस समय। तो
शुरू से ही मुझे लगता है कि एक देश सेवा की भावना रही और उसको आपने प्रशासनिक सेवाओं के माध्यम से आपने प्रयास किया और पहले ही प्रयास में आपको सफलता भी जी, मिल गई। जी। इस सेवा में आने के बाद सर वो जो कहते हैं, मुझे बहुत से अधिकारियों से मैं बात करता हूँ, कहते हैं कि जो सेटिस्फैक्शन है ऑल इंडिया सर्विसेज में, जो एक ज़ील यहाँ पर मिलती है, जो मन को आनंद यहाँ पे मिलता है, वो करोड़ों के पैकेजेस में नहीं है। बिल्कुल सही। आपका क्या अनुभव रहा? मैं बिल्कुल इससे सहमत हूँ और मैं आया इसीलिए सिविल सर्विस में अपना एमबीए का वो रास्ता छोड़ के, क्योंकि मुझे लगा कि इसमें मुझे बहुत अधिक संतोष मिलेगा, क्योंकि आईएएस सेवा में आने के बाद बहुत लोगों के जीवन को छूने का मौका मिलता है, बहुत कुछ देश के लिए, देश के नागरिकों के लिए सीधे करने का मौका मिलता है, समाज के लिए बहुत करने को मिलता है। तो मुझे इसका बहुत शौक था, ये मुझे बहुत उत्साहित करता था, प्रोत्साहित करता था, इसीलिए मैं इसमें आया। और मुझे एक मिनट के लिए भी मुझे कहीं रिग्रेट नहीं हुआ कि मुझे लगा हो कि मैंने क्यों ऐसा करियर छोड़ के मैं इसमें आया। पूरी 38 साल की सेवा में बहुत चुनौतियां मिली पर बहुत आनंद भी आया। आईएएस सेवा में जो भी पोस्ट मिली उसमें पब्लिक की सेवा करने का बहुत अच्छा मौका मिला, नए नए प्रयोग लागू करने का मौका मिला। और जब कुछ भी अपना कार्य करते थे और उसमें पब्लिक को संतोष होता था, पब्लिक उसका जवाब देती थी या प्रशंसा करती थी, तो इससे अधिक संतोष मैं समझता हूँ जीवन में किसी और चीज़ में नहीं मिलता था। तो ये रहा पूरा मेरे जीवन का भी अनुभव और मैं इससे सहमत हूँ। कितने भी करोड़ का पैकेज हो वो उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, अपना आंतरिक संतोष जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जो काम कर रहे हैं उसमें आपको खुशी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, और आपको लग रहा है कि आप कोई चीज़ महत्वपूर्ण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं समाज के लिए। ऐसा मुझे इस सेवा में आने के बाद महसूस हुआ और मुझे अपने 38 साल की सेवा में कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैंने ये निर्णय करके कोई गलती की। एक सर इधर हम परंपरा देख रहे हैं कि पहले तो ये था कि हमारे देश में कि जो सीनियर लॉयर्स होते थे उनके बेटे भी लॉयर हो जाते थे। बहुत सी ब्यूरोक्रेट्स के बच्चों ने, लड़कों ने भी, बेटे बेटियों ने भी यूपीएससी की ओर कदम बढ़ाए। लेकिन ये मैं इधर देख रहा हूँ, इधर एक दशक का जो ट्रेंड है कि बहुत से नौजवान अपने पिता के पदचिन्हों का अनुसरण नहीं करना चाह रहे हैं या फिर उनकी सोच या करियर को लेकर जो उनकी परिभाषा है, जीवन को लेकर जो उनका दृष्टिकोण है, ये शायद अलग है। आपके परिवार में आपकी किसी संतान ने यूपीएससी की ओर रुख नहीं किया? अब देखिए, ये मैं ही नहीं, मैं आप कहेंगे कि बहुत से सिविल सर्वेंट्स ऐसे हैं कि उनकी संतानें जो हैं वो सिविल सर्विस में नहीं आ रही हैं। एक तो मैं समझता हूँ 1991 के बाद जो वातावरण बदला इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद, तो तमाम इंडस्ट्री के क्षेत्र में जॉब्स बहुत और बढ़ गए और बहुत और अपॉर्चुनिटीज़ भी लोगों को बढ़ गई। तो उधर लोगों का आकर्षण बढ़ता चला गया कि इंजीनियरिंग कर लें, एमबीए कर लें और कॉर्पोरेट सेक्टर में निकल जाएं। तो यही मेरे बच्चों ने भी किया, बड़े वाले ने, छोटे वाले ने इकोनॉमिक्स ऑनर्स और एमबीए किया। 76 में एमबीए करके प्राइवेट सेक्टर को रिजेक्ट किया था। और दूसरा ये है कि ये भी एक कहावत है ना कि ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन अदर साइड। तो आप जिधर होता है आदमी को लगता है कि दूसरी तरफ की अच्छाइयाँ ज्यादा नजर आती रहती हैं। तो उनको लगे कि कॉर्पोरेट सेक्टर में ये अच्छाइयाँ हैं, भाई यहाँ वहाँ इतना पैसा है, यहाँ इतना कंफर्ट है या इतना वो है, इतना भाई सिविल सर्विस में जैसा ईमानदार अधिकारी हैं, हम ईमानदारी से काम किया तो भाई कभी सादगी भरा जीवन होता है। कभी आपके पास बहुत पैसा तो होता नहीं है, आप तो वो बच्चों को ईर्ष्या ही पड़ता अच्छा। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर वाला है भाई, वो इस तरीके की लाइफ लीड कर रहा है, इस तरीके से घूम रहा है, अब्रॉड जा रहा है, 5 स्टार होटल जा रहा है, या और भी उसमें मतलब फैसिलिटीज हैं, तो उसको देख के लोग उधर आकर्षित हो जाते हैं। तो ये सब बातें रहती हैं। और साथ ही साथ एक ये भी रहता है कि भाई जिसका जो इंटरेस्ट हो, हमने कभी अपने बच्चे को ये नहीं कहा कि आपको सिविल सर्विस में आना है या कहाँ जाना है, जो तुम्हें पसंद हो। तो जिधर उनकी रुचि आई, जिस तरफ इंटरेस्ट आया, हमने उस तरफ जाने दिया। बहुत अच्छी बात है। किसी भी क्षेत्र में रह के आप देश की अच्छी सेवा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट जॉब्स ही एक ऑप्शन है जहाँ पर आने के बाद आप देश की सेवा कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी ज़रूरी है कि अच्छे लोग हों। अगर अमेरिका दुनिया की लीडिंग कंट्री है, चाइना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है, तमाम जो भी विकसित देश हैं वो प्राइवेट सेक्टर का एक बड़ा उसमें रोल रहा है। बिल्कुल, प्राइवेट सेक्टर का बहुत योगदान है देश के विकास में और देश को आगे बढ़ाने में। और जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, जैसे हमारे बच्चे भी करते हैं, तो वो ऐसा नहीं है, बहुत मेहनत से काम करते हैं, 12-12, 14-14 घंटे, और वो भी जो काम करते हैं वो देश की प्रगति के लिए बहुत महत्वपूर्ण। सर, एक बार आपने अपनी जब आपकी प्राइमरी पोस्टिंग्स थी एकदम शुरुआती दौर में, जब आप सिविल सर्विसेज में आए थे, और आपने अविभाजित उत्तर प्रदेश की भी सेवा की है, ये भी ज़रूरी एक बड़ा पक्ष है कि उत्तराखंड जब हमारा क्षेत्र था, उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था, तो आपने पहाड़ों में भी काफ़ी सेवा की लोगों की। मैंने किया। तो वहाँ के कुछ संस्मरण आपने शेयर किए थे, मुझे याद आ रहा है, और उन संस्मरणों ने शायद आपको भी बड़ा प्रभावित किया था। बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत महत्वपूर्ण रहा। मैं बिल्कुल शुरू की सेवा में ऊखीमठ एक तहसील है, जिला चमोली में,
अब तो शायद जिला रुद्रप्रयाग में आ गई है। बद्रीनाथ के आसपास हाँ, है। वो जिला चंबोली में बद्रीनाथ भी था, केदारनाथ भी था। जी हाँ, जी हाँ। और जो ऊखीमठ हमारी तहसील थी उसमें केदारनाथ आता था। जी। मैं उसका एसडीएम बना था, तो उसका बहुत ही रोचक था कि बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर एक छोटा सा मकान था जिसमें हमारी वाइफ रहते थे। सीधे नीचे मंदाकिनी नदी नजर आती थी, दूसरी तरफ पूरा हिमालय का रेंज, बर्फों वाला पहाड़ियाँ सब दिखाई पड़ती थी। तो बहुत ही रमणीक स्थल था और बहुत आनंद आया वहाँ मुझे उस पोस्टिंग में। और वहाँ के लोगों की समस्याएं, और वहाँ के लोग बड़े सीधे हुआ करते थे। गांव-गांव जाके हम समस्या सुनते थे। तो जैसा है कि गांव में रास्ते भी नहीं थे, पैदल चढ़ के चढ़ के जाके गांव में बैठते थे लोगों के बीच में, लोगों की बातें सुनते थे, समस्या हल करते थे। केदारनाथ क्योंकि वहाँ था तो वीआईपी बहुत आते थे, तो कम से कम एक साल में नहीं तो 6 से 7 बार मैं अपनी वाइफ के साथ भी केदारनाथ गया और वापस आया। और वहाँ पे कभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आ रहे हैं, तो कभी होम मिनिस्टर आ रहे हैं, कभी चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, तो उनको रिसीव करना, उनकी वीआईपी ड्यूटी करना, उसमें हमको जाना पड़ता था। तो बड़ा ही रोचक रहता था पूरा वो रास्ता, ऊखीमठ से केदारनाथ जाएं फिर वापस आएं। अच्छा, वो एक ऐसा अनुभव आपके जीवन का जिसको आप कभी भुला नहीं कभी नहीं पाते भूल हो। सकते। इतना ब्यूटीफुल जगह थी वो, और वहाँ के लोग बहुत सिंपल और साधारण लोग हुआ करते थे, मैंने देखा। और बहुत कोऑपरेट करते थे एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रशासन से, और विकास का भी वहाँ बहुत स्कोप था, बहुत। वृहद उत्तर प्रदेश और नवीन उत्तर प्रदेश दोनों में काम करने का आपको अवसर मिला। जी जी। अच्छा, आईएएस सर्विसेज में कहा जाता है कि जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की पोस्टिंग है वो बड़ी प्रोडक्टिव, इन्फ्लुएंशियल पोस्टिंग है और बहुत कुछ कर सकते हैं एक बड़ी जनसंख्या के लिए। और जिला स्तर पर बिल्कुल आप पूरा नेतृत्व देना होता है वहाँ पर, और परिवर्तन, लोगों के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने का बड़ा अवसर रहता है। आपने बिल्कुल सही बात कही। जो डीएम की पोस्टिंग है, जिला अधिकारी की, आप किसी भी आईएएस से पूछ लीजिए, उसके जीवन की जो 3 पोस्टिंग रही होंगी उसमें वो इस पोस्टिंग को कभी नहीं भूलता। क्योंकि डीएम की पोस्टिंग ऐसी होती है कि सबसे अधिक काम करने का मौका मिलता है आपको। एक तरीके से आप जिले के नंबर 1 हो जाते हैं। चीफ कोऑर्डिनेटर कहिए, लीडर कहिए, जो कहिए, आप डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। सारे विभागों के कामों का आप समन्वय करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं, और तमाम उसके जिले के विकास के लिए लोग आपकी तरफ देखते हैं। और इतना विश्वास है अभी भी इस इंस्टीट्यूशन का, जिलाधिकारी का जो इंस्टीट्यूशन है, ये चाहे अंग्रेजों के ज़माने से चला रहा हो और इसमें बदलाव भी आ गया है, लेकिन अभी भी इसकी अहमियत इसलिए है कि आम नागरिक को इसमें बहुत विश्वास है। वो सोचता है कि अगर हम जिला अधिकारी के पास चले जाएंगे तो हमारी जो भी समस्या होगी वो हल हो जाएगी और हमको न्याय मिलेगा। और यही इसका सबसे बड़ा औचित्य है इस पोस्ट का। और मुझको भी बहुत आनंद आया इस पोस्ट में। और मेरा सौभाग्य था कि मुझे तो 5 ज़िले करने का मौका मिला। ज़्यादातर लोगों को 2 ज़िले मिलते हैं, तो मैंने 5 ज़िले किए। जैसे मैं गाज़ीपुर का डीएम रहा, बांदा का रहा, गाज़ियाबाद का रहा, वो भी पुराना गाज़ियाबाद, नोएडा वेडा उसके पार्ट हुआ करते थे, नोएडा हापुड़ दोनों। उसके बाद मैं आगरा का रहा, और मैं इलाहाबाद का भी रहा, जब कौशाम्बी भी इलाहाबाद का एक पार्ट हुआ करता था। तो अच्छे बड़े ज़िले मैंने किए, और हर ज़िले में अलग अनुभव रहा, अलग चुनौतियाँ रहीं। और मेरा तो ये था कि पब्लिक से खूब मिलता था, और उनके गाँव भी जाता था, उनकी समस्या सुनता था, मौके पर बैठ के हल करता था। और उसमें जब वो लोग प्रसन्नता जाहिर करते थे और अप्रिशिएट करते थे तो उससे बहुत आनंद मिलता था। तो मुझे अपनी ज़िला की पोस्टिंग्स भी मुझे भी बहुत याद आती हैं और हमेशा याद रहेंगी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी आप रहे, डिविजनल कमिश्नर के रूप में भी आपको काम करने का मौका मिला, उसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी और फिर चीफ सेक्रेटरी। दोस्तों, आईएएस की जो सेवाएं हैं पूरी, और बड़ी विराट सेवाएं हैं, ये विराट शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है, और विभिन्नताएं भी बहुत हैं इस सेवा में। तमाम प्रोफाइल्स में अलग अलग, भारत सरकार के पास, उत्तर प्रदेश सरकार के पास इतने सारे विभाग होते हैं, और इतना अवसर होता है हर विभाग में बहुत कुछ सीखने, समझने और करने का अवसर मिलता है। लेकिन चीफ सेक्रेटरी की जो पोस्टिंग होती है, बड़े सौभाग्यशाली होते हैं लोग, क्योंकि आप जानते हैं कि आईएएस ऑफिसर्स तो बड़ी संख्या में हैं, लेकिन सबको अवसर नहीं मिलता। जिस तरह आईपीएस ऑफिसर्स में भी कम लोगों को ही डीजीपी बनने का अवसर मिलता है, उसी तरह ऑल इंडिया सर्विसेज के जो हमारे सम्मानित सदस्य हैं, हमारे लोक सेवक हैं, कम लोगों को ही चीफ सेक्रेटरी बनने का मौका प्रदेशों में या फिर दिल्ली में कैबिनेट सेक्रेटरी बनने का मौका भारत सरकार में मिलता है। सौभाग्यशाली माना जाता है, और बड़े क्षमतावान लोग होते हैं। और सर भी उन सौभाग्यशाली लोगों में रहे। उत्तर प्रदेश, जो कि देश का सबसे बड़ा प्रदेश, दुनिया के कई देशों से बड़ा प्रदेश, 24 करोड़ जनसंख्या वाले प्रदेश को प्रशासनिक नेतृत्व आपने मुख्य सचिव के रूप में दिया। सर, जब मुख्य सचिव के रूप में आपको पता चला कि आपके नाम की चर्चा हो रही है या फाइनल होने ही वाला है, तो आपके मन में किस तरह के विचार थे, घर में क्या माहौल था? देखिए, जैसा आपने कहा, मुख्य सचिव का पद जो है सबसे महत्वपूर्ण पद है, और हर आईएएस अधिकारी का ये सपना होता है कि मुझे ऐसा मौका मिले कि मैं अपने प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी बनूं। और ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश का ये बहुत ही अहम पद इसलिए, और भी जैसा आपने स्वयं कहा, 24 करोड़ की आबादी है। पता, अगर ये देश होता तो 5th लार्जेस्ट या 5वां सबसे बड़ा देश
आबादी की लिहाज से ये होता, तो मानिए कितना बड़ा और कितनी इसमें और भी चुनौतियां हैं, विकास की चुनौतियां, शांति व्यवस्था की चुनौतियां, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की चुनौतियां, तमाम चीज़ों का सामना एक चीफ सेक्रेटरी को करना पड़ता है। बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है, बहुत चैलेंजिंग, और चीफ सेक्रेटरी सबका हेड हो जाता है, सारे डिपार्टमेंट्स उसके अंडर में रहते हैं, ही इज नंबर 1। तो नंबर 1 होने के नाते उसको काम करने का मौका मिलता है कि हर विभाग को एक डायरेक्शन दे सके, एक दिशा दिखा सके, एक रोड मैप बना सके कि किस रास्ते में आपके आगे बढ़ना है विकास के, उसी के अनुसार मॉनिटरिंग करे, वो करे। तो एक बहुत आनंद की पोस्ट है। और जैसा आपने कहा कैसा लगा जब ये मिला, वाकई जब मुझे सूचना मिली तो पहले तो विश्वास सा नहीं हुआ, और जब मिली तो घर में चाहे मैं हूँ चाहे मेरे परिवार के लोग हों, सब बहुत एक्साइटेड थे कि ये इतना बड़ा अगर अवसर मिल रहा है, मौका मिल रहा है, तो पूरा जीवन ही एक तरीके से बदल जाएगा उस समय। और बदला, मैं 2 साल के ऊपर रहा तो बहुत आनंद रहा उसमें, बहुत अच्छा लगा सबको उस पीरियड में। और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ जैसे यूपी में रहा, इम्प्लीमेंट करने का मौका मिला। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे जैसे है, लखनऊ मेट्रो है, डायल 100 है आपका, इकाना स्टेडियम जो आपका बना, जनेश्वर मिश्रा पार्क बना, ये सब तमाम ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स, एक से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने उस दौरान इम्प्लीमेंट किए। बिजली व्यवस्था में तमाम सुधार हम लोग लाए, 24 घंटे बिजली शहरों में देना, 16 घंटे देहात में देना, वो सब भी उसी पीरियड में हम लोगों ने हासिल किया। तमाम बहुत अच्छे अच्छे काम हुए, तो एक एक को कैसे क्या गिनाएं, लेकिन हर काम को करने का बहुत ही सेटिस्फैक्शन मिला। और डेली एक लगता था कि आज कुछ नया होने वाला है, आज कुछ और नया करना है, तो बहुत अच्छा था वो पीरियड चीफ सेक्रेटरी के बारे। वाकई में जब आप बता रहे हैं तो मैं भी ये आभास कर रहा हूँ कि निश्चित तौर पर किसी लोक सेवक के लिए, और ख़ासतौर पर जो ऑल इंडिया सर्विसेज के मेंबर हैं, कार्यकाल का एक एक दिन आपके पास, वो एक एक दिन जो ऊर्जा से भरा हुआ है, अथॉरिटी से भरा हुआ है, और उसमें बहुत कुछ आप कर सकते हैं। एक भी दिन ज़ाया नहीं करना चाहिए, एक भी पल ज़ाया नहीं करना चाहिए, जितना ज़्यादा आप कर सकें समाज के लिए, देश के लिए, क्योंकि आपको सर्वोच्च सेवाओं का गौरवशाली सदस्य होने का मौका ईश्वर ने दिया है, आपकी मेहनत ने दिया है। सर, अक्सर ये चर्चा होती है लोगों में, समाज में तमाम मिथ भी हैं और तमाम प्रकार की बातें कुछ सही भी हैं। ये माना जाता है कि नौकरशाही के काम में एक बड़ी बाधा जो है वो नेताओं के द्वारा पैदा की जाती है। हालांकि संविधान की मंशा है कि एक कोऑर्डिनेशन हो हमारे राजनीतिक नेतृत्व के साथ, हमारे ब्यूरोक्रेसी के साथ, हमारी न्यायपालिका के साथ, ये सभी लोग महत्वपूर्ण है लोकतंत्र में, और एक तालमेल अच्छा हो। लेकिन जन सामान्य में ये बात कही जाती है कि जब कोई ईमानदार अफसर आता है तो सबसे पहले उसे खराब करने की कोशिश होती है, बिगाड़ने की कोशिश होती है, उसके काम में बाधाएं। तो आपका नेताओं को लेकर क्या अनुभव रहा? हाँ, देखिए, जैसे आपने बहुत अच्छा कहा है दीपक जी, स्वयं ही आपने कहा कि जो हमारी प्रजातांत्रिक प्रणाली है, डेमोक्रेसी है हमारी, उसका मतलब यही है, उसमें जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है वो सुपीरियर हो जाता है, क्योंकि वो पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो पीपल की विल जो है उसको वो रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए वो सिस्टम इसलिए बना हुआ है कि इलेक्टेड लोग ही मिनिस्टर बनते हैं, चीफ मिनिस्टर बनते हैं, और उनके बनाई हुई पॉलिसीज़ के आधार पर उनको पॉलिसी बनाने में मदद करता है सिविल सर्वेंट, और उसके बाद जो पॉलिसी बन जाती है उसको लागू करता है, उसको पूरे अपनी ईमानदारी के साथ। ये काम हमारा सिविल सर्वेंट का होता है। तो दोनों में तालमेल होना बहुत आवश्यक है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जैसे गाड़ी के 2 पहिए की तरह हैं, अगर दोनों में तालमेल नहीं रहा तो गाड़ी एकदम बेडौल हो जाएगी, नहीं चल पाएगी। तो दोनों में तालमेल होना बहुत, और अगर तालमेल रहा है तो आप बहुत ही सकारात्मक काम कर सकते हैं देश के लिए, प्रदेश के लिए, नागरिकों के लिए। एक नागरिकों की पल्स जो है वो नेता समझता है। ऐसा नहीं है कि नेता लोग सब कई लोग वही कहते हैं कि नेता गड़बड़ करते हैं, इंटरफेयर करते हैं। मैं ये नहीं मानता। नेता जो है वो लीडर बनता है तो पब्लिक के बीच से आता है, तो उसमें बहुत कुछ एबिलिटी भी होती है, बहुत टैलेंट होता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो पब्लिक को समझता है, जो कि ऑफिसर उतना नहीं समझता पब्लिक को। ऑफिसर अपना नॉलेज होती है, कॉन्स्टिट्यूशन समझता है, लॉ समझता है, सब्जेक्ट्स मैटर को समझता है, ये समझता है, लेकिन उसको पब्लिक की उतनी नॉलेज, जन भावनाओं की उसको उतनी जानकारी कभी नहीं हो सकती जितनी एक पॉलिटिकल पर्सन को होती है। लेकिन ये भी उसको ध्यान रखना आवश्यक है कि कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो कॉन्स्टिट्यूशन के या लॉ के अगेंस्ट हो। तो कभी कभी ये हो जाता है। देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पॉलिटिकल इंटरवेंशन तो होना ही चाहिए, क्योंकि वो पब्लिक का इंटरवेंशन, पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए कि जब आप कोई योजनाएं लागू कर रहे हैं उसमें छोटी छोटी चीज़ों में अगर पॉलिटिकल कोई इंटरफेरेंस होना शुरू हो जाता है तो वो गलत है। तो वो कभी कभी ये बढ़ता जा रहा है इधर काफी। कभी झगड़ा हुआ? नहीं, मेरा तो नहीं हुआ। किसी विधायक, सांसद, मंत्री मैं बहुत, कभी सीएम से कोई असंतोष? नहीं, कभी नहीं। मेरा बड़ा सौभाग्य रहा कि मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे उत्तराखंड से, और हाँ, मेरा ये उसमें रहा, मैं हमेशा बहुत पोलाइट था, बहुत गढ़वाल मंडल से लेकर लखनऊ मंडल तक मेरा व्यवहार बहुत अच्छा रहता था उनके साथ, जो भी पॉलिटिकल लीडर्स रहते थे। और कभी कोई बात अगर मुझे लगती थी कि सही नहीं है तो मैं उनको अपनी तरीके से समझा देता था, और मैंने ये पाया कि अच्छे लीडर्स जितने भी उस बात को समझ भी जाता, समझ जाएंगे, और कभी गलत काम, मुझे बड़ा, मेरा अनुभव बड़ा अच्छा अनुभव है।
38 साल में कभी गलत काम करने का दबाव या प्रेशर नेताओं ने मेरे को नहीं दिया। शायद ये मेरी छवि उनको मालूम रहती रही होगी या मेरा नेचर जाता था तो वो, या कभी कोई बात ऐसी आई भी तो मैंने समझा दिया, तो कभी ऐसा होने नहीं पाया कि मेरे ऊपर नाजायज़ दबाव या ऐसा कुछ मुझे महसूस हुआ। लेकिन हाँ, कई लोगों ने महसूस किया है और ऐसा हुआ है, तो ये इंडिविजुअल पर भी डिपेंड करता है। कुछ पॉलिटिकल लोग ऐसे होते हैं, कुछ ऑफिसर्स भी ऐसे होते हैं, और आजकल थोड़ा सा एक ये भी हो गया, ऑफिसर को भी मैं कहूँगा कई वो भी एक नेक्सस सा बन गया है पॉलिटिकल और ऑफिसर्स में, कई वो एक साथ भी हो जाते हैं कई चीज़ में, एक ही तरीके का काम करना जो कि उचित नहीं है। उसको लेके कई तरीके की समस्याएं या प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं। उसमें न्यूट्रल भी रहना चाहिए। अगर अधिकारी न्यूट्रल रहे, फेयर रहे, ऑब्जेक्टिव रहे, तो नेता भी उसकी इज्जत करता है, और कोई ऐसी बात नहीं कि उसके में कोई दिक्कत या रास्ते में कोई समस्या। मैं इसी बात पर आ रहा था, मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा था कि सर आपको नहीं लगता कि इस सेवाओं की जो डिग्निटी है, ऑल इंडिया सर्विसेज के कुछ मेंबर्स ने इस सेवाओं की डिग्निटी पर भी चोट पहुंचाई है, और ये जो एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है आईएएस सेवाओं में जो मिलता है अवसर, चाहे कलेक्टर साहब हों चाहे किसी भी पद पे हों, लाखों रुपए उनकी सुविधाओं पे खर्च होते हैं। एक मल्टीनेशनल कंपनी ज़रूर बहुत ज़्यादा वेतन देती होगी, लेकिन एक आईएएस का जो ऑरा होता है, जिलाधिकारी के रूप में, मुख्य विकास अधिकारी के रूप में, प्रमुख सचिव या मुख्य सचिव के रूप में, जितनी सुविधाएं, जितनी अपेक्षाएं और जो सम्मान, जैसा आपने खुद ही कहा कि जनसामान्य के दिलों में आज भी सर्वोच्च स्तर का सम्मान है। लोग विपक्ष के या सत्ता पक्ष के किसी भी दल के नेता हों, वो एक दूसरे की शिकायत भी आपसे करते हैं, एप्लीकेशन भी लेके आते हैं। कई बार आपके जिले में ही तैनात वरिष्ठ अधिकारियों की शिकायत भी आपके पास लेके आते हैं। उन्हें पता है कि आप आईएएस अफसर हैं, तो आप अपने संवर्ग के साथ पक्षपात नहीं करेंगे। इतनी बड़ी प्रतिष्ठा, और उस आईएएस अफसर के बंगले से अगर नोटों की गड्डियां बरामद हो, उस आईएएस अफसर को जेल जाना पड़े, बेल करवानी पड़े, घोटालों में नाम अखबारों में बड़े बड़े छप रहे हैं, कुछ पर तो सैकड़ों हजारों करोड़ तक के स्कैम्स के एलिगेशंस लग रहे हैं, तो दिल कितना दुखता है इन खबरों से। और मैं चाहूँगा कि एक संदेश भी युवा अधिकारियों। देखिए, ये आपने बिल्कुल सही कहा, ये कुछ लोगों का ऐसा हुआ है, लेकिन अभी भी मैं कहूँगा कि अधिकतर अधिकारी ऐसे नहीं हैं आईएएस के, कुछ हुए हैं ऐसे। इंटीग्रिटी, यहाँ तक आपने बात कही, हाँ कुछ लोगों ने अपनी इंटीग्रिटी को बरकरार नहीं रख पाए, कायम नहीं रखा, और मैं कहूँगा बड़ा गलत किया। ईमानदारी से काम करने के लिए आपको सर्विस में भेजा गया है, और कभी भी आपको अपनी ईमानदारी के रास्ते को किसी भी अधिकारी को नहीं छोड़ना चाहिए। जैसा आपने कहा, आपको इतना स्टेटस मिलता है सोसाइटी में, इतना सम्मान मिलता है और आपको सब मिलता है, तो आपको इस चीज़ के पीछे, पैसे के पीछे दौड़ने की क्या ज़रूरत है? उसको बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कहीं भी ये बात सामने नहीं आनी चाहिए। और इसके साथ ही साथ मैं दूसरा ये भी कहूँगा, जो दूसरा फेयरनेस और ऑब्जेक्टिविटी को कभी कभी छोड़ देते हैं अधिकारी, पक्षपात करने लग जाते हैं, या पॉलिटिकल दबाव में आके काम करने के एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से मिल जाते हैं, या उसके वो भी नहीं होना चाहिए कभी। वो आपको जब तक आप सर्विस में हैं, आप निष्पक्ष रूप से काम करिए, बिल्कुल फेयर तरीके से आप काम करिए, और तभी आपकी इज्जत है, तभी आपका सम्मान है। तो यही इस बातों पर मैं बल देना चाहूँगा कि कोई भी अधिकारी हो, किसी भी समय हो, उसको ये कोशिश कभी भी जो है करनी चाहिए कि कोई ऐसा काम न करे जिससे आईएएस की छवि या आईएएस के अधिकारियों की छवि के ऊपर कोई भी प्रश्न चिन्ह कहीं भी लग सके। मैं ये संदेश ज़रूर जो हमारे यंग अधिकारी हैं उनको देना चाहूँगा कि आईएएस की सेवा की इज्जत बरकरार रखना आपके हाथ में है, और आपको पूरे अपने सेवा काल में नागरिकों की सेवा में लगना चाहिए, सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहिए समाज में, और ईमानदारी की एक नज़ीर जो है वो पेश करनी चाहिए, तभी लोग उससे सम्मान करते रहेंगे। अगर ये नहीं रहा तो आईएएस सेवा की फिर जो सम्मान और इज्जत है वो नहीं बन पाएगी, नहीं रह पाएगी हमेशा। मैं ज़रूर ये उम्मीद करता हूँ कि सर ने जो बात कही है, हमारे जो युवा अधिकारी हैं, चाहे ऑल इंडिया सर्विसेज के हों, इवन प्रोविजनल सर्विसेज के जो पीसीएस के अधिकारी हैं, उनके लिए भी वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। सभी महत्वपूर्ण है। एक लोक सेवक के रूप में पुलिस का सिपाही, लेखपाल भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सब मशीनरी का पार्ट हैं। एक व्यक्ति गलत करता है तो पूरा इंस्टीट्यूशन डैमेज होता है कहीं ना कहीं। तो जो लोग भी सरकारी सेवाओं से जुड़े हुए हैं, अपने धर्म को आप ईमानदारी से निभाते हैं, तो आप उस पूरी व्यवस्था की प्रतिष्ठा को बढ़ाते हैं।